मैं हरि भंडारी आप सबका अभिवादन और अभिनंदन करता हूं। कल 9 नवंबर को उत्तराखंड को बने हुए पूरे 25 साल हो चुके हैं और इस अवसर पर भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री देहरादून आए। उन्होंने बहुत बढ़िया भाषण भी दिया। इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन 25 साल के उपलक्ष्य में विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया और इस सत्र में क्या हंगामा हुआ ये हम सब ने देखा। तो पहले मैं विधानसभा में जो हंगामा हुआ उसकी विवेचना करना चाहूंगा। मेरी जो अभिव्यक्ति है वो सत्य, तर्क और संवेदनाओं से प्रेरित है। इसलिए आज मेरी ये विवेचना मैं समझता हूं कि आप सबको सुननी चाहिए। पहला प्रश्न विधानसभा में ये खड़ा हुआ कि पहाड़ का विधायक बनते ही देहरादून में अपना मकान बना लेता है। बहुत अच्छी बात है, ये प्रश्न उठना चाहिए और इसका जवाब भी मिलना चाहिए। अब मेरी दृष्टि में कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय राजनीति करना चाहे तो वो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपना आशियाना ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि सब कुछ वहां से होगा। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति प्रदेश की राजनीति करना चाह रहा है तो जो प्रदेश की राजधानी है वहां पे वो अपना चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, रैन बसेरा हो, वो बंदोबस्त करने की कोशिश करेगा। क्योंकि प्रदेश की राजधानी में गवर्नर महोदय भी होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगी, सचिवालय यहाँ होगा तो सारे सचिव भी यहाँ होंगे, सारी फाइलें जो हैं वो यहाँ से जाएंगी, सब कुछ सारा बजट जो है वो राज्य की राजधानी से होगा। अब आप ही सोचिए कि उधम सिंह और हरिद्वार फिर भी राजधानी के काफी नजदीक है। मेरी दृष्टि में मुझे नहीं लगता कि जो भी विधायक या जो राष्ट्रीय राजनीति या अपना देहरादून मतलब प्रदेश की राजनीति में सक्रिय है और वो पर्टिकुलरली हरिद्वार या उधम सिंह नगर का रहने वाला, तो उसको देहरादून में आशियाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत सारे विधायक, बहुत सारे जो हमारे नेतागण हैं जो इन इलाकों से हैं, उनके आशियाने आपको देहरादून में इजीली मिल जाएंगे, जबकि उनको आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप देखिए ना, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग बहुत दूर दूर है। बार बार विधायक के लिए संभव नहीं है कि वो देहरादून आए या किसी और भी व्यक्ति को। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रहते हुए वो कश्मीर को भी देखते हैं, कन्याकुमारी को भी देखते हैं, गुजरात की भी बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की भी बात करते हैं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने सब कुछ आसान कर दिया है। तो ये कहना कि देहरादून में घर नहीं होना चाहिए, राजधानी में घर नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा तर्कपूर्ण नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, ये भी तर्कपूर्ण अगर आप मानते हैं तो ये भी हो सकता है। अगर हम राजधानी को गैरसैंण ले जाएं
तो सारा तंत्र गैरसैंण चला जाएगा। वहां हमारी विधानसभा होगी, सेक्रेटरीट होगा, सारी फाइलें वहां से पास होंगी, वो केंद्र बिंदु हो जाएगा। तब हरिद्वार और उधम सिंह नगर से बिल्कुल हमारी राजधानी दूर हो जाएगी। और फिर हमारे जो भाई बंद हैं, देखो कोई भेद नहीं है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के जितने भी भाई बहन हैं वो सब उत्तराखंडी है, सब हम आपस में एक हैं। लेकिन वो लोग जरूर गैरसैंण में कोई न कोई अपने आशियाना ढूंढने की कोशिश करें। राजनीति प्रदेश की गैरसैंण सी होगी, हरिद्वार उधम सिंह नगर में बैठ के नहीं होगी फिर। तो ये क्लियर है, ये अनवाइज्ड जजमेंट है मेरा। अगर आपको शायद अच्छा ना लगे, आपके पास से बेहतर तर्क हो तो आप जरूर कमेंट करें, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। अब दूसरा मुद्दा यह था कि पहाड़ के जितने भी लोग हैं, ये विधायकगण हैं, वो हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लोगों से मोहब्बत नहीं करते, बार बार उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और हरिद्वार और उधम सिंह नगर को उपेक्षित रखा गया है। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उपेक्षित पहाड़ के लोग कभी किसी को कर ही नहीं सकते। मैं आपको बहुत सुंदर और सरल एग्जाम्पल देता हूं। उपेक्षित व्यक्ति तब होता है जो वो एजुकेशनली पीछे रह जाता है, शिक्षा कम होती है। जब आप सोचिए कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में प्राइमरी स्कूल हर दूसरे कदम पे, चौथे कदम पे है, कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, विश्वविद्यालय भी 2-4 किलोमीटर की दूरी पे है। बसेस, टेम्पू, कार, बहुत सारे ऐसे साधन हैं कि व्यक्ति आराम से आ सकता और जा सकता है। और फिर भी हरिद्वार और उधम सिंह नगर की साक्षरता जो दर है ना, वो पूरे उत्तराखंड में सबसे कम है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और रिमोट पहाड़ पे चले जाओ आप, बच्चा 6-6 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर, छोटे छोटे बच्चे, बड़ों की बात छोड़ दीजिए आप, कई कई किलोमीटर पैदल चलते हैं। बाघ और तेंदुआ का डर अलग से है, लेकिन फिर भी माता पिता बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। और इन पहाड़ी राज्यों पे साक्षरता दर आप ताज्जुब करेंगे कि 80, 85, 90 के आसपास जा रही, हो सकता है इससे ज्यादा हो गई हो। तो व्यक्ति उपेक्षित स्वयं होता है। ज्ञान आपको कभी भी उपेक्षित रख ही नहीं सकता। तो मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि पहाड़ और मैदान न करें, और हमारे हरिद्वार और उधम सिंह नगर के जो लोग हैं वो बिल्कुल अपने आप को उपेक्षित ना समझे। हम सब एक हैं, हमने उत्तराखंड को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाना। हाँ, ये जरूर है, हमारे ही विधायक गण थे जिन्होंने स्वयं बोला था कि जब उत्तराखंड की डिमांड जोर शोर पर थी, उत्तराखंड बनने वाला था, अटल बिहारी वाजपेयी देहरादून आए थे और केवल चंद लोग, 100, 200, 250 लोग ही इस पक्ष में थे कि उत्तराखंड बने और हरिद्वार और उधम सिंह नगर उत्तराखंड में मिले। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्वयं गणमान्य विधायक जी ने बोला है। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के सामने 2.5 लाख लोग जुलूस लेकर के खड़े थे और उत्तराखंड बनने का विरोध कर रहे थे कि हमें अब उत्तराखंड बनाइए, लेकिन हरिद्वार और उधम सिंह नगर को हमने उसमें शामिल नहीं होना है। तो ये आपको मानना पड़ेगा, ये फैक्ट है।
अपवाद हर जगह है, लेकिन ये फैक्ट है कि मूल उत्तराखंड की जो परिकल्पना थी वो पहाड़ से रिलेटेड थी, और इसमें भावनात्मक तरीके से जो जुड़ा हुआ है वो पहाड़ का व्यक्ति जुड़ा हुआ है। स्वयं आप हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लोग स्वयं अपने दिल पर हाथ रखें और देखें कि उनकी इतनी संवेदनाएं नहीं है। अब इस बात से अगर कोई ये बुरा मान जाए कि नहीं नहीं ऐसा कैसे कह सकते, तो मैंने आपको कहा अपवाद सब जगह है। आज भी कई सालों तक उधम सिंह नगर और हरिद्वार के लोगों को ये नहीं पता चला कि उत्तराखंड कौन से तारीख को बना था, कब बना था, उत्तराखंड का असली परिवेश क्या है। तो आप इस बात को समझिए कि सब हम उत्तराखंडी एक हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें हुई। मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में चर्चा हो रही थी, पलायन के बारे में चर्चा हो रही थी, कुछ एक्शन का रिएक्शन हुआ कि हम पानी रोक देंगे। इन विषयों पर भी मैं अपनी बात कहूंगा अगले वीडियो में, आप उसे जरूर देखिएगा। लेकिन अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण उत्तराखंड में 9 नवंबर को दिया गया था उसकी थोड़ी सी विवेचना करना चाहूंगा। आप सबने उनका पूरा भाषण सुना, खासकर राजनीति से संबंधित रखने वाले हर व्यक्ति ने पूरा भाषण सुना। आपको मालूम है जब प्रधानमंत्री स्टेज पर गए तो उनके में क्या परिकल्पना थी। वो उत्तराखंड का मतलब पहाड़ समझते हैं। उनकी जुबान पर जरा सा भी हरिद्वार और उधम सिंह नगर मैदानी क्षेत्र नहीं आया। उन्होंने हर बार पहाड़ का जिक्र किया, किस प्रकार से जो है तीर्थाटन बढ़ाया जाए, किस प्रकार से जो है वो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ की जड़ी बूटियों का उन्होंने महत्व बताया। यहाँ को स्पिरिचुअल कैपिटल, दुनिया की स्पिरिचुअल कैपिटल को बनाने की बात की, बड़े बड़े आश्रमों की बात की, यानी कि यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, पहाड़ के रिसोर्सेज, उसकी बात की, पहाड़ पर जीवन कितना कठिन होता है उसकी बात की, यानी कि पूरी परिकल्पना। और वास्तव में आज भी जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, हमारा जो साउथ इंडियन ब्रदर है, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का ब्रदर है, या नॉर्थ का है, या किसी और प्रदेश का है, जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो स्पष्ट रूप से उनके दिमाग में पहाड़ आता है। तो वैमनस्य ना हम आपस में फैलाएं। 10 रुपए में अगर हरिद्वार में कोई काम होता हो तो उसी काम को कराने के लिए 100 रुपए आपको पहाड़ पर चाहिए। मेरा हरिद्वार और उधम सिंह नगर के विधायकों से, राजनेताओं से, वहां के भाई बहनों से ये निवेदन है, हाथ जोड़ करके प्लीज प्लीज पहाड़ के बारे में भी सोचिए। जो काम आप 10 रुपए में चलाते हैं पहाड़ पर, उसी काम को करने के लिए 100 रुपए लगते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत ज्यादा पहाड़ की तरफ चला भी जाएगा तो यह आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। प्रधानमंत्री जी ने जो अपना भाषण दिया उसकी विवेचना तो मैं कई तरीके से कर सकता हूं, लेकिन मैंने संक्षिप्त में बताया कि उनकी पूरी परिकल्पना, पूरा भाषण पहाड़ पर केंद्रित था। मेरे किसी भी भाई बहन को अगर कोई ठेस पहुंची होगी तो मैं इसी अपने वक्तव्य में माफी मांगता हूं। मेरा किसी का मन दुखाने का मन नहीं था। मैंने अपनी बात कही, चूंकि बहुत सारा सोशल मीडिया पे आ रहा था,
इसलिए मुझे लगा कि मुझे अपनी बात बोलनी चाहिए, और अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे सुधारिए, और टेबल पर आकर के बातचीत हो सकती है, सही प्रकार का सॉल्यूशन निकल सकता है, हल निकल सकता है, हर चीज का हल है, लेकिन लड़ाई झगड़ा किसी चीज का हल नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और उत्तराखंड का भविष्य उज्जवल हो। आने वाले 25 सालों में हम श्रेष्ठतम बने, कम से कम भारतवर्ष में, इसकी कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।